वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लास्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स का सम करने के दो फॉर्मूले देखे थे। एक ट्राइंगल रूल देखा था, एक पैरेललोग्राम का रूल देखा था। आज हम उन दोनों रूल्स पे बेस्ड एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला एक एग्जांपल है कि यदि A और B एक समषट्भुज की दो क्रमागत भुजाएं हैं, तो उसी क्रम में ली गई अन्य भुजाओं को A तथा B के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, तो हमें A तथा B के पदों में अन्य भुजाओं को व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक षट्भुज ले लेते हैं। षट्भुज मतलब वो जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये A है, AB, और ये जो वेक्टर है ये B है। मतलब कि AB वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर और BC वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर। ठीक है, ये हमने, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें एक षट्भुज की क्रमागत भुजाएं A और B वेक्टर हैं, तो हमने ये दोनों A और B ले लिया। ठीक है, अब हम आते हैं अगली चीज पे। तो अब हम इस दोनों को मिलाते हैं। ये होगा AC वेक्टर। अब जो ट्राइंगल का रूल हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग ये प्लस ये बराबर होगा ट्राइंगल की तीसरी भुजा के। ठीक है, तो ये हो गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो ये हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास AC वेक्टर का मान आ गया A प्लस B वेक्टर। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो अगर मैं एक और इसी तरह से लाइन ड्रॉ करूं, ये, ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक समषट्भुज है, इसके कारण से ये जो भुजा होगी BC, ये इस AD के समानांतर होगी। ठीक है, दोनों की दिशा समान होगी और इसकी जो लंबाई है वो इसकी दुगनी होगी। ठीक है, तो इसके कारण से मैं लिख सकता हूं कि AD बराबर, अगर मैं AD वेक्टर इस दिशा में देता हूं BC की दिशा में ही, तो AD बराबर 2BC वेक्टर, इसका मतलब 2B। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, अब हमारे पास AC आ गया और AD आ गया, मतलब AC और AD। अब हमें ज्ञात करना है CD, अन्य भुजाएं इसके क्रम में ज्ञात करनी, तो हम इसे लेते हैं CD। ठीक है, तो CD, अब एक ट्राइंगल का रूल फॉलो करें तो ये AC प्लस CD बराबर होना चाहिए AD के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AD माइनस AC होना चाहिए CD। ठीक है, तो ये हो गया AD माइनस AC। ठीक है, तो AD का मान क्या है 2B माइनस AC का मान क्या है A प्लस B। ठीक है, तो माइनस B कैंसिल हो जाएगा, तो B माइनस
ए। तो हमारे पास इस जो भुजा है, ये जो भुजा है सी डी, इस भुजा का मान आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हम अगले उदाहरण पे, अगली भुजा पे आते हैं। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगेन हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है ए ई, ठीक है, तो सबसे पहले इस भुजा की बात कर लें डी। तो क्योंकि ये एक समांतर षटभुज है, समषटभुज है, इसलिए ए बी और ई डी दोनों बराबर होंगी लेंथ में। मगर अगर हम इसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ए बी और ई डी, अगर आप डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं डी, तो आप देख सकते हैं डी का डायरेक्शन और ए बी का डायरेक्शन अपोजिट है, मगर ये दोनों बराबर हैं, तो ये माइनस ए बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भुजा पे आते हैं। नेक्स्ट भुजा है ई एफ। ठीक है, ई एफ जो है ये भुजा ई एफ, अगेन ई एफ जो है वो बी सी के बराबर है, मगर ई एफ की डायरेक्शन इस तरफ और बी सी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है पर मान इनका समान है। तो ई एफ बराबर भी होगा माइनस बी सी वेक्टर, मतलब माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट भुजा बची है, वो है एफ ए। और जैसा कि आप देख सकते हैं एफ ए का मान सी डी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो सी डी वेक्टर के कारण से इस भुजा का मान हो जाएगा माइनस सी डी वेक्टर, और सी डी वेक्टर का मान हमने निकाला था बी माइनस ए, तो माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी सारी भुजाएं आ गई। अब हमें एक और निकालना है, वो है ए ई वेक्टर। ए ई वेक्टर मतलब ये। तो ट्राइंगल लॉ से हम जानते हैं कि ई एफ प्लस एफ ए प्लस ए ई, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का योग 0 होना चाहिए। तो ए ई प्लस एफ ए प्लस ई एफ। ठीक है, ए ई एफ एफ ए, इन तीनों का योग 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ए ई का मान क्या होना चाहिए? माइनस एफ ए माइनस ई एफ। ठीक है, तो एफ ए का मान कितना है? एफ ए का मान आपका है ए माइनस बी। ठीक है, ई एफ का मान आपका कितना है? माइनस बी। तो माइनस ए माइनस बी प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2b माइनस ए। ठीक है, तो हमारे पास ए का मान भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस समषटभुज में 2 इंफॉर्मेशन थी केवल। एक पहली इंफॉर्मेशन कि ये एक समषटभुज है, मतलब इसकी सारी भुजाएं जो होंगी आमने सामने की वो बराबर और समांतर हैं। ठीक है, दूसरी जानकारी हमारे पास थी कि इसकी 2 क्रमगत भुजाओं के वेक्टर का मान ए और बी था। तो इन दोनों इंफॉर्मेशंस की, इन दोनों सूचनाओं की मदद से हमने इस पूरे वेक्टर का मान, पूरे समषटभुज का मान और उसके विकर्णों का मान जो ए से गुजरते हैं का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये हम इस समांतर चतुर्भुज की हेल्प से, इस वेक्टर एडिशन की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम एक और बिंदु को पढ़ते हैं, एक और प्रकार के वेक्टर को पढ़ते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी वेक्टर को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं इकाई सदिश। साथ में हम लिखते हैं इसके निर्देशांक अक्षों की दिशा में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इकाई सदिश वो होते हैं जिनका परिमाण जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो जिनका परिमाण 1 होता है वो इकाई सदिश कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अब अगर हमें निर्देशांक अक्षों के दिशा में इकाई सदिश मिल जाएं तो हम उनकी मदद से किसी भी सदिश को, किसी भी बिंदु को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक अक्षों की दिशा में जो इकाई सदिश होते हैं उसे क्रमशः आई कैप x अक्ष की दिशा में, ठीक है, j कैप y अक्ष की दिशा में और k कैप z अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो x y z जो होते हैं उन तीनों अक्षों की दिशाओं में हमारे पास 3 इकाई सदिश होते हैं, i, j और k। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं जिसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, तो x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो i कैप होगा, z अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो k कैप होगा और y एक्सिस की दिशा में जो सदिश होगा वो j कैप होगा। तो इस तरह से i, j, k कैप 3 इकाई सदिश होते हैं निर्देशांक अक्षों की तरफ। ठीक है, ये i, j, k कभी भी बदलते नहीं है, ये फिक्स हैं। मतलब ये मान लीजिए कि हमने ट्रेडिशनली हर एक मेथड के लिए, हर एक फॉर्मूले के लिए, हर एक बुक के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट बना लिया कि हम x, y और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स इकाई सदिश को i, j, k ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं तीनों इकाई सदिश। और क्योंकि ये इकाई सदिश हैं तो आप समझ सकते हैं अगर इनका हम परिमाण ज्ञात करेंगे तो वो आवश्यक रूप से 1 होगा। ठीक है, तो इन तीनों का जो परिमाण होता है वह आवश्यक रूप से 1 होता है। अब अगर आपको किसी भी सदिश को किसी भी दिशा में, सपोज कीजिए एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, ये बिंदु है P, आपको इस वेक्टर को अभिव्यक्त करना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब O है आपका ओरिजिन और P कोई एक बिंदु है। तो जिस तरह से आप कहते हैं ना कि किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 1, 2, 3, सपोज कीजिए इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 3। तो अगर हमें इसे सदिश की तरह रिप्रेजेंट करना है तो ये एक सदिश होगा। जब हम इसको O से कनेक्ट करके एक एरो ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो जब हम इसे अभिव्यक्त करेंगे इन टर्म्स ऑफ सदिश तो OP जो सदिश होगा वो होगा i कैप, क्योंकि पहला 1 है, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, मतलब ये i x अक्ष का, ये j y अक्ष का, ये k z अक्ष का। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को किसी स्थिति सदिश में जब परिवर्तित करते हैं तो i, j की हेल्प से हम उसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू।